Hello everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I am Neha, your polity teacher. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबऑर्डिनेट कोड्स। जी हाँ, सबऑर्डिनेट कोड्स। एक्चुअली सबऑर्डिनेट कोड्स क्या होते हैं, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इनका हमारी सोसाइटी में क्या रोल होता है और कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि सबऑर्डिनेट कोड्स के बारे में हमें बताते हैं, इनके क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, ये क्या काम करते हैं हमारी सोसाइटी में, ये सारी ही बातें हम आज इस वीडियो के द्वारा करने वाले हैं। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, देखेंगे हम सबऑर्डिनेट कोड का कि भाई किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। देन हम लोअर कोड्स की बात करेंगे, सिविल कोड्स होते हैं क्या, क्रिमिनल कोड्स होते हैं, किस तरीके के रेवेन्यू कोड्स होते हैं। कुछ स्पेशल कोड्स का भी फॉर्मेशन किया जाता है संविधान के द्वारा, जो कि होते हैं फैमिली कोड, जुवेनाइल कोड्स, लेबर कोड्स। आखिर ये सारे ही कोड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि सबऑर्डिनेट कोड्स के साथ डील करते हैं, ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि हमें सबऑर्डिनेट कोड्स के प्रोविज़न प्रदान करते हैं, ये बातें हम देखेंगे इस वीडियो में। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। देन इसके बाद हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC और सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में समझेंगे। देन हम कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हमारे सबऑर्डिनेट कोड्स के रिगार्डिंग। इसके बाद हम आज की क्लास को सम अप करेंगे। तो ये सारी ही इन्फॉर्मेशन आज आपको इस क्लास में, इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यू शुड कीप वॉचिंग द वीडियो अगर आप सबऑर्डिनेट कोड्स के बारे में और बेहतर तरीके से आसान भाषा में समझना चाहते हैं। Let's start this. Subordinate courts are the lower courts in the judicial system of India. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ही हम लोअर कोर्ट्स के नाम से जानते हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम में। दे वर्क अंडर हाई कोर्ट्स एंड प्रोवाइड जस्टिस एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। अब ये जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या फिर लोअर कोर्ट्स है ना, ये हाई कोर्ट के अंडर वर्क करते हैं। एंड इनका जो क्राइटेरिया होता है, जो लेवल होता है काम करने का, वो या तो किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी लोकल एरिया के अंदर तक ही सीमित होता है। या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या फिर जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, इनका कोई लोकल एरिया होगा जहाँ तक इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो काम करने वाला है। यदि आपको किसी बड़े लेवल पे जो है सॉल्यूशन चाहिए, जो बोलना चाहिए न्याय चाहिए, तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या फिर लोअर कोर्ट्स होते हैं, इनका जो कार्य होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर एक लोअर लेवल तक या फिर लोकल लेवल तक ही सीमित होता है। इसके आगे अगर आपको काम करवाने हैं, इसके आगे यदि आपको कोई बड़ा डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाना है, तो उसके लिए आपको हमारे हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा कि जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ये लोअर कोर्ट्स होते हैं, किसके अंडर में काम करेंगे, हाई कोर्ट के अंडर में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये इनका जो लेवल होता है कि ये कहाँ तक जस्टिस न्याय प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, तो या तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होगा या फिर किसी लोकल लेवल तक ही आपको इनका न्याय जो है वो देखने को मिलेगा। यदि मैं बात करना चाहूँ कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, कितने मेंबर्स होते हैं और ऑल दैट, तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो काम होता है वो सिविल और क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। सिविल केसेस मतलब मान लीजिए लैंड को लेके कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोई लड़ाई हो गई है या फिर किसी का घर का कोई इशू चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का जो डिस्प्यूट होता है, फैमिली में भाई भाई के बीच का जो डिस्प्यूट होता है ज़मीन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके या किसी और चीज़ को लेके। क्रिमिनल केसेस मतलब यहाँ पे कोई मतलब क्राइम कमिट हो गया है, कोई मर्डर हुआ है, कोई भी बोलना चाहिए मर्डर मान लीजिए, चोरी मान लीजिए, इस तरीके के किसी क्राइम का कमिटमेंट यहाँ पे किया गया है। देन इन तरीके के जो केसेस होते हैं उन्हें कौन हैंडल करता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो हेड होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि क्या करते हैं, सिविल केसेस का सॉल्यूशन बताते हैं। और सेशन जज। अब ये जो सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस यही होता है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होंगे ये सिविल केसेस को सॉल्व करेंगे एंड जो हमारे सेशन जजेस होंगे या फिर जो भी सेशन जज रहने वाले हैं वो क्रिमिनल केस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से मेरे मन में एक सवाल उठता है जो कि मैं आपके द्वारा जानना चाहूँगी। आप मुझे बताइए आपके रिस्पेक्टेड एरिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का नाम क्या है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये आंसर बताइएगा कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं इंडिया की, वहाँ पे आपके यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ऑफकोर्स आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का क्या नाम है। देन अगर मैं बात करूं कि ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलेंगे आर्टिकल 233 से लेके आर्टिकल 235 तक।
अभी तक हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में क्या देखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं। अगर मैं हेड की बात करूं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सारा कार्यभार है ये कौन संभालेगा, तो डिस्ट्रिक्ट जज संभालेंगे सिविल केसेस का सारा कार्यभार, एंड सेशन जज जो होंगे वो क्रिमिनल केसेस से रिगार्डिंग सारे कामों को देखने वाले हैं। देन अगर मैं बात करूँ लोअर कोर्ट्स की, तो जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो उसमें हमें 3 तरीके के मेजरली कोर्ट्स देखने को मिलते हैं, 3 तरीके के कोर्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला है हमारा सिविल कोर्ट, दूसरा है क्रिमिनल कोर्ट, तीसरा है रेवेन्यू कोर्ट। अब जो हमारा सिविल कोर्ट है वो क्या होता है, सिविल कोर्ट हैंडल्स डिस्प्यूट्स लाइक प्रॉपर्टी मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फैमिली इश्यूज़। अब जो प्रॉपर्टी यानी कि ज़मीन को लेके कोई इशू होने वाला है, या फिर प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद चल रहा है, किसी ने किसी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, या किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली, या फिर प्रॉपर्टी का जो है विभाजन नहीं हो रहा है, इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, या फिर कोई फैमिली इशू हुआ, यही कि मतलब भाइयों के बीच में बंटवारा सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, या फिर भाई बहन के बीच में प्रॉपर्टी को लेके, पुश्तैनी ज़मीनों को लेके लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये सारे ही जो सॉल्यूशंस हैं ना, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, सिविल कोर्ट से मिलेंगे। फिर इसके बाद क्रिमिनल कोर्ट्स की बात की गई है, डील्स विद ऑफेंसेस लाइक थेफ्ट, असॉल्ट एंड अदर क्राइम्स। क्रिमिनल कोर्ट्स जो होंगे हमारे लोअर कोर्ट्स में, ये ऐसे ऑफेंसेस से डील करेंगे जैसे कि थेफ्ट यानी चोरी हुआ, असॉल्ट हुआ, किसी के साथ किसी को परेशान किया जा रहा है, किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, या फिर ऐसे किसी भी क्राइम के साथ जो भी मैटर्स होंगे, क्रिमिनल मैटर्स जो भी होंगे, जहाँ पे चोरी हो रही है, किसी का खून हो गया है, या फिर किसी को मारने की कोशिश की गई है, धमकी दी जा रही है जान लेने की, इस तरीके के जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं वो आपको क्रिमिनल कोर्ट्स में देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू कोर्ट्स जो होते हैं वो ज़मीन और रेवेन्यू के डिस्प्यूट्स पे काम करते हैं। मान लीजिए रेवेन्यू के रिगार्डिंग कोई मैटर है, या फिर किसी की ज़मीन के रिगार्डिंग कोई मैटर निकल के आ रहा है, उस कंडीशन में जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं इन सारे ही मैटर्स को, इन सारे ही इश्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इन डिस्प्यूट्स को हमारे रेवेन्यू कोर्ट्स यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे जो 3 तरीके के कोर्ट्स हैं आपको समझ में आए होंगे। सिविल कोर्ट्स बेसिकली जो फैमिली मैटर्स होते हैं और जो प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं, जायदाद जो होती है उसके मैटर्स होते हैं, उससे काम करने वाले हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं वो क्रिमिनल केसेस जैसे चोरी हुआ, असॉल्ट हुआ, इन चीज़ों को लेके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। रेवेन्यू कोर्ट जो है वो रेवेन्यू को लेके यानी कि टैक्स वगैरह को लेके, और फिर उसके अलावा जो ज़मीन का विवाद है उसको लेके यहाँ पे काम करने वाले हैं। कुछ स्पेशल कोर्ट्स का भी फॉर्मेशन किया जाता है। कौन से स्पेशल कोर्ट? सबसे पहला है हमारा फैमिली कोर्ट। इट इज़ गवर्नड अंडर फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में एक एक्ट आया जिसका नाम था फैमिली कोर्ट एक्ट, जिसके द्वारा फैमिली कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में किया गया। अब यहाँ पे कौन से मैटर्स हैंडल होने वाले हैं? मैटर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स और चाइल्ड कस्टडी। यहाँ पे यदि आपको शादी, आप लोगों ने सुना होगा कई लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं, तो वो किस कोर्ट में जाके शादी करते हैं? इन्हीं फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं लोग। एंड इन्हीं फैमिली कोर्ट्स में जो शादी का प्रोसीजर होता है, मैरिज का प्रोसीजर होता है, उसे कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद डिवोर्स होता है लोगों के बीच में। जब 2 लोगों को आपस में साथ में नहीं रहना होता है तो वो कोर्ट के पास जाते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं कि सर अभी हमें साथ में नहीं रहना है, हमें यहाँ पे तलाक चाहिए यानी कि डिवोर्स चाहिए। तो इस तरीके के जो मैटर्स होंगे, वो सारे ही जो डिस्प्यूट्स होंगे वो फैमिली कोर्ट्स में सॉल्व किए जाएंगे। इसके अलावा ऐसा कोई कपल है जिन्हें डाइवोर्स लेना है लेकिन उनके बच्चे भी हैं, तो उस बच्चे की कस्टडी को लेके भी जो केस होंगे, माँ चाहती है कि वो बच्चा मेरे साथ रहे, वहीं जो पिता हैं वो चाहते हैं कि वो बच्चा मेरे साथ रहे। लेकिन अगर अब वो बच्चा बहुत छोटा है, 18 से छोटा है, 18 ईयर्स की एज जो है उससे छोटा है, तो वो अभी इतना बोलना चाहिए इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। इसीलिए उस कंडीशन में जो कोर्ट होते हैं, जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं, वो सारी ही चीज़ों को समझते हैं, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाते हैं कि बच्चे की जो कस्टडी है वो माँ के पास रहेगी या फिर उसके पिता के पास। तो ये सारे ही जो इश्यूज़ होते हैं शादियों को लेके, डिवोर्स को लेके या फिर बच्चे की कस्टडी को लेके, ये सारे ही विवाद फैमिली कोर्ट्स में सॉल्व किए जाते हैं। और फैमिली कोर्ट का फॉर्मेशन कब हुआ? फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के अंडर हमें यहाँ पे फैमिली कोर्ट का फॉर्मेशन देखने को मिला। देन इसके बाद जुवेनाइल कोर्ट्स की बात करना चाहूँगी। जुवेनाइल कोर्ट्स जो है इनका फॉर्मेशन भी हमें
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर देखने को मिला। 2015 के पहले हमें जुवेनाइल कोर्ट्स जैसा कोई कंसेप्ट अपने इंडिया में देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पे बोला गया कि जो बच्चों के रिगार्डिंग क्राइम्स होते हैं, कई बार छोटे बच्चे कुछ गलत क्राइम कमिट कर देते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने चोरी कर ली, किसी बच्चे ने गलती से किसी का खून कर दिया, या फिर ऐसे चोरी करी, खून करा, या फिर किसी को परेशान किया, मेंटली असॉल्ट किया, डिस्टर्ब किया, या फिर छोटे बच्चे ने कभी किसी भी तरीके का क्राइम किया, तो उसे डायरेक्ट जेल नहीं भेजा जाता। उसके लिए इन्हीं स्पेशल कोर्ट्स का फॉर्मेशन किया गया है, जिसे हम जुवेनाइल कोर्ट्स के नाम से जानते हैं। उस बच्चे के रिगार्डिंग जो भी केस होगा, जो भी कोर्ट का प्रोसीजर होगा, वो जुवेनाइल कोर्ट्स में किया जाएगा। जुवेनाइल कोर्ट्स में उसके पूरे डिस्प्यूट को सुना जाएगा, समझा जाएगा, एंड देन उस चीज़ का जो जस्टिस होगा, जो सॉल्यूशन होगा, वो प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली बच्चों के रिगार्डिंग जितने भी क्राइम्स होते हैं, किसी बच्चे ने कोई क्राइम कमिट कर लिया है, किसी बच्चे ने कभी किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, किसी बच्चे ने कभी किसी के यहाँ चोरी कर ली है, किसी बच्चे ने किसी भी तरीके के क्राइम को यदि कभी कमिट किया है, देन उस कंडीशन में उसका जो केस होगा वो जुवेनाइल कोर्ट्स के अंडर जो है सुना जाएगा, समझा जाएगा। एंड जुवेनाइल कोर्ट्स का फॉर्मेशन हमें कब से देखने को मिलता है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो है, इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था जुवेनाइल जस्टिस बिल के नाम से। देन जब वो आगे पास हुआ तो आगे चल के इसी को हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के नाम से जानने लगे। देन इसके बाद लेबर कोर्ट्स जो होते हैं, लेबर कोर्ट्स का क्या काम है? इट हैंडल्स डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब जो हमारा यहाँ पे लेबर कोर्ट होने वाला है ना, ये एम्प्लॉयर्स यानी कि जो बॉस होते हैं बेसिकली, और उनके अंडर में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का यदि विवाद होता है तो उस विवाद का सल्यूशन, उस विवाद का जो भी जस्टिस होगा, न्याय होगा, वो कौन प्रोवाइड करेंगे? लेबर कोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। लेबर कोर्ट्स का फॉर्मेशन ही इसीलिए किया जाता है ताकि जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनका किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उन्हें किसी भी तरीके से मिसयूज़ ना किया जाए। बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनकी सैलरी काफ़ी कम होती है, लेकिन उसके बाद भी उनसे जो वर्किंग आवर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा कार्य कराया जाता है, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। तो इन्हें इसी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए लेबर कोर्ट्स का जो फॉर्मेशन था वो किया गया। कब किया गया? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के बाद यहाँ पे लेबर कोर्ट्स का फॉर्मेशन इंडिया में देखने को मिला। कि हाँ, कभी लगता है किसी वर्कर को कि भाई हमारा जो एम्प्लॉयर है, हमारा जो बॉस है, वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, वो हमसे काम तो बहुत 15-15, 16-16 घंटे करवा लेते हैं, लेकिन हमारी जो मिनिमम वेजेस हैं, हमारी जो सैलरी है, वो हमें उस हिसाब से नहीं मिलती, या किसी और तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जो हमारा वर्क का इन्वायरमेंट है, जहाँ पे हम काम करते हैं, वो बहुत टॉक्सिक है, हम वहाँ पे सेफ फील नहीं करते, हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, या इस तरीके के किसी भी इशू को लेके आप लेबर कोर्ट्स जो है वहाँ पे जा सकते हैं एंड अपनी बात को रख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपका जो भी डिस्प्यूट होगा उसका सल्यूशन आपको लेबर कोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। अब कभी सवाल आता है कि लेबर कोर्ट्स का फॉर्मेशन हमें कब से देखने को मिलता है इंडिया में? तो ये हमें देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के द्वारा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बाद से हमें इंडिया में जो हमारे लेबर कोर्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एंड प्रोविजंस की। भाई हमारे संविधान में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इन लोअर कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, या फिर इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट या फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 बोलता है कि भाई आप अपॉइंटमेंट करने वाले हैं किसका? डिस्ट्रिक्ट जज का। आपके जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हेड रहने वाले हैं, उनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। देन आर्टिकल 234 आपसे बोलता है इट डील्स विद द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स टू द जुडिशियल सर्विस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस। डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा बाकी की जो जुडिशियल सर्विस होती हैं और भी मेंबर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं अपने कोर्ट में। ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक जज को बिठा दिया, डिस्ट्रिक्ट जज को बिठा दिया, उससे सारा काम हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या सबऑर्डिनेट कोर्ट का। जी नहीं, किसी एक ही मेंबर के अपॉइंटमेंट से सारे काम तो हो नहीं जाएंगे। उसके अलावा और भी मेंबर्स हमें लगते हैं यहाँ पे जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट के कामों को स्मूथली चला सकें।
तो उन लोगों का जो अपॉइंटमेंट होगा या फिर जो रिक्रूटमेंट होगा, जो भी प्रोसीजर होगा कि हाँ हम इस तरीके से यहाँ पे लोगों को अपॉइंट करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो सारी ही बातें आर्टिकल 234 में कही गई हैं। 233 में बोला है कि आप सबसे पहले तो हेड को अपॉइंट करेंगे जो कि है डिस्ट्रिक्ट जज। फिर 234 में बोला कि डिस्ट्रिक्ट जज के साथ साथ उनके जो और भी टीम मेंबर्स होंगे, टीम मेंबर्स ही बोल सकते हैं हम लोग इन्हें, तो उन टीम मेंबर्स का जो अपॉइंटमेंट, जो रिक्रूटमेंट है वो आप करने वाले हैं आर्टिकल 234 के अंडर। देन 235 हमसे क्या बोलता है, इट गिव्स अथॉरिटी टू द हाई कोर्ट टू सुपरवाइज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब यहाँ पे 235 में ये बात बोली गई कि भाई ज़रूरत पड़ने पे, कभी काम पड़ने पे जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं ना, ये हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को डायरेक्शंस दे सकते हैं, बातें बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई आपको अपना काम इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं, आपको किसी पर्टिकुलर केस में इस तरीके से वर्डिक्ट देना चाहिए, इस तरीके से कार्य करने चाहिए। बेसिकली यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, ऑफकोर्स हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है हाई कोर्ट के अंडर ही काम करते हैं, हाई कोर्ट के लेवल से थोड़ा नीचे लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या फिर लोअर कोर्ट्स हैं, इनका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोकल लेवल पे ही देखने को मिलता है। वहीं जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं, इनका ज्यूरिसडिक्शन पूरे स्टेट में चलता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो यहाँ पे सीनियर हुए, तो यहाँ बोला जाता है कि जो हाई कोर्ट है, जो सीनियर अथॉरिटी है, वो लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट को सुपरवाइज कर सकते हैं, अपने काम जो हैं वो बता सकते हैं, समझा सकते हैं ज़रूरत पड़ने में कि नहीं भाई आपको अपने फंक्शंस, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें इस तरीके से परफॉर्म करना है। बेसिकली आप जब किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपके जो सीनियर होते हैं वो आपको एडवाइस दे सकते हैं, वो आपको सलाह दे सकते हैं, आपको सुपरवाइज़ किया जाता है कि हाँ आप ऐसे नहीं ऐसे काम कीजिए, आप ऐसे नहीं ऐसे काम कीजिए। तो वैसा ही एक प्रोविज़न हमें आर्टिकल 235 के अंडर देखने को मिला। जो सीनियर पोस्ट है यानी कि हमारा जो हाई कोर्ट है, वो अपने जूनियर को यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को सुपरवाइज करने वाले हैं। देन आर्टिकल 236 डिफाइंस डिस्ट्रिक्ट जज एंड जुडिशियल सर्विस। यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट जज की और जुडिशियल सर्विस की डेफिनेशन देखने को मिलेगी कि भाई डिस्ट्रिक्ट जज आखिर होते क्या है, क्या काम है डिस्ट्रिक्ट जज का, इनकी जो पोस्ट है वो किस चीज़ के लिए वहाँ पे बनाई गई है, क्या कार्य होंगे, क्या फंक्शंस ड्यूटीज़ होने वाली हैं इनकी, ये हमें आर्टिकल 236 में देखने को मिलता है। और जो जुडिशियल सर्विस होती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो हमने यहाँ पे देखा जुडिशियल सर्विस मतलब बाकी के जो अदर मेंबर्स होंगे उनकी डेफिनेशन हमें देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पे हमने देख तो लिया कि हमने 233 में डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट किया, 234 में जुडिशियल सर्विस यानी कि बाकी के जो अदर मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट किया, लेकिन आखिर डिस्ट्रिक्ट जज और ये जो जुडिशियल सर्विस के मेंबर्स होंगे ये क्या होते हैं, इनके क्या कार्य रहने वाले हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्या फंक्शंस होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये सारी बातें हमें यहाँ पे आर्टिकल 236 में देखने को मिलती हैं। देन आर्टिकल 237 की यदि मैं बात करूँ, इट अलाउज़ फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस टू सर्टेन जुडिशियल पोस्ट। अब देखिए जो हमारे कुछ जुडिशियल पोस्ट होती हैं उनके लिए जो प्रोविजंस होते हैं, जो एक तरीके से अलग अलग बातें कही जाती हैं, उसके लिए आप एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ज़रूरत पड़ने में जो कुछ प्रोविजंस हैं उन्हें ऐड ऑन किया जा सकता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस में यहाँ पे आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं बाय द गवर्नर। यदि गवर्नर चाहें कि हाँ हमें किसी भी जगह के जुडिशियल पोस्ट जो है उसे चेंज करना है, मजिस्ट्रेट की पोस्ट को चेंज करना है या फिर किसी और चीज़ को हमें यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है, तो वो जो एक प्रोविज़न होता है ना बदलाव का, वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट को लेके, किसी पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट कोर्ट को लेके। यदि आप चाहें तो किसी तरीके के बदलाव के जो प्रोविजंस हैं उनका इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये बात कही जाती है आर्टिकल 237 के अंडर में। देन CRPC एंड CPC, चलिए देखते हैं। CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CPC मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। इट प्रोवाइड्स रूल फॉर फंक्शनिंग ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट रिस्पेक्टिवली। बेसिकली यहाँ पे सिविल कोर्ट्स और जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस को अलग अलग किया जाता है। दोनों ही के जो रूल्स होंगे, नियम कानून होंगे, वो काफ़ी ही अलग देखने को मिलते हैं एक दूसरे से। क्रिमिनल कोर्ट्स जो होंगे उनके जो प्रोसीजर होंगे, उनके जो रूल्स होंगे वो काफ़ी अलग होंगे। वहीं जो हमारे सिविल कोर्ट्स होंगे उनके जो रूल्स होंगे, जो प्रोसीजर होगा वो काफ़ी अलग आपको देखने को मिलेगा। तो CRPC है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और जो सिविल प्रोसीजर कोड है, बेसिकली ये दोनों ही जो सिविल कोर्ट और जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट हैं उनकी प्रोसीजर को यहाँ पे बिल्कुल ही अलग अलग करते हैं कि भाई क्रिमिनल कोर्ट जो है वो अलग तरीके से काम करेंगे और जो सिविल कोर्ट हैं वो अलग तरीके से काम करेंगे।
देन इसके बाद मैं की पॉइंट्स की यहाँ बात करना चाहूँगी। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर क्रूशियल फॉर कॉमन पीपल टू एक्सेस जस्टिस। अब जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ना, ये आम नागरिक के लिए, कॉमन पीपल के लिए काफ़ी क्रूशियल हो जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही इन्हें जस्टिस मिल सकता है। यदि किसी आम इंसान को जस्टिस चाहिए, किसी कॉमन पर्सन को अपने किसी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, तो उसके लिए हाई कोर्ट तक जाना या फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। हर नागरिक के लिए, हर सोसाइटी के मेंबर के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी परेशानियां लेके, अपने डिस्प्यूट लेके सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट तक जा सके। तो इस यहाँ पे जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो हर इंसान को मिले, हर सोसाइटी के मेंबर को मिले, इसीलिए सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स तक जो पिटीशन फाइल करना होता है वो भी कंपैरेटिव टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काफ़ी आसान होता है। वहीं अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, इनका जो प्रोसीजर होता है, एडवोकेट्स की फ़ीस वगैरह होती है, वो काफ़ी आपको यहाँ पे कम देखने को मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स या लॉयर्स होते हैं, उनकी फ़ीस भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है पर हियरिंग। तो हर इंसान इतनी महंगी चीज़ तो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए अगर हर इंसान को जस्टिस चाहिए तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का फॉर्मेशन हमारी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो होता है वो गवर्नर के द्वारा कराया जाता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस रहने वाले हैं या फिर और भी जज होंगे यहाँ पे हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो गवर्नर के द्वारा होगा। किससे कंसल्ट करेंगे वो अपॉइंटमेंट? हाई कोर्ट से। यहाँ पे हाई कोर्ट के साथ गवर्नर डिस्कशन करेंगे कि भाई सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं अपने राज्य के, अपने स्टेट के, उनके लिए मैं किस किस को यहाँ पे जज बनाऊँ, डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसकी पोस्ट प्रोवाइड करूँ ताकि वो लोग सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में काम कर सकें। हाई कोर्ट कंट्रोल, बेसिकली हमारे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स होते हैं, इन पे हमें हाई कोर्ट का काफ़ी अच्छा खासा कंट्रोल देखने को मिलता है ताकि जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो सही तरीके से कार्य करें, अपने पावर्स फंक्शंस का कभी मिसयूज़ ना करें, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करें, एंड फेयर डिसीजन मेकिंग जो है, सही तरीके के डिसीजन, सही तरीके के जो फैसले हैं वो जहाँ पे पेश करें। न्याय जो है वो सभी को मिले, इन सारी ही बातों का ध्यान रखने के लिए हमेशा हाई कोर्ट जो होते हैं हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पे नज़र रखे हुए होते हैं कि भाई जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं किसी तरीके का यहाँ पे हमें करप्शन तो देखने को नहीं मिल रहा, कोई गलत फैसला तो नहीं सुनाया जा रहा। इन सारी ही बातों का ध्यान रखने के लिए हाई कोर्ट को यहाँ पे कंट्रोल दिया जाता है, पावर दी जाती है कि आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे नज़र रखेंगे कि भाई ये लोग अपने कामों को सही तरीके से कर रहे हैं या फिर नहीं। तो यही सारी बातें हमने आज डिस्कस करी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई रियली होप कि आपको ये सारी ही बातें जो हैं समझ में आई होंगी। एक बार हमने क्या देखा, लेट्स हैव अ क्विक रिविजन, देन हम आज की क्लास को सम अप करेंगे। सबसे पहले हमने शुरुआत करी इस बहुत ही सुंदर से पोस्टर के साथ। तो फिर हमने देखा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की डेफिनेशन को, देन हमने देखा कि स्ट्रक्चर क्या होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। हमने देखा कि हेड जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। फिर उसके अलावा और भी मेंबर्स देखने को मिलते हैं। जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स देखे। कुछ स्पेशल कोर्ट्स का भी हमने फॉर्मेशन देखा, जैसे फैमिली कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट, लेबर कोर्ट एट्सेट्रा। फिर हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के बारे में बात की कि भाई ये किस तरीके से आर्टिकल्स जो होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट से डील करते हैं। CRPC एंड CPC के बीच का डिफरेंस हमने देखा। कुछ की पॉइंट्स को देखा कि भाई ऐसे कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो कि हमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जो पूरा कंसेप्ट था आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू गाइज आर एंजॉइंग वॉचिंग द इंडियन पॉलिटी सेशंस बाय मी, प्लीज़ डू लाइक the video, share the video and don't forget to tell me about your reviews in the comment section, ताकि मैं जिन जगह पे सुधार करना है, जिस टॉपिक को कवर करना है, या फिर आपको लगता है कि किसी जगह पे हम और बेहतर कर सकते हैं तो मैं इन चीज़ों पे सुधार कर सकूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताइए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था क्लास की स्टार्टिंग में, वो ये था कि अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ये पता है या फिर नहीं। I really hope you liked the video. You enjoyed watching everything about the subordinate courts and subordinate courts के regarding
जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मिल चुकी है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होते हैं वो आज आपने समझे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी ही बातें आपको समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू आर enjoying watching it, please do like the video, share the video. I'm saying this again because I really need your support right now. I really need to reach more and more people so that they can also understand all the things related to Indian polity in a easy way, in a fun way. So if you enjoy watching video, then keep watching the videos, and till then stay healthy and stay happy. Thanks for watching.